नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्वचा की चिप्पी के बारे में, जिसे कि हम स्किन टैग्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, त्वचा की चिप्पी को मेडिकल शब्दों में स्किन टैग या फिर एक्रोकॉर्डन कहते हैं और यह ऊपर की तरफ उभरे हुए टिश्यूज होते हैं जो कि एक संकुचित तने के साथ त्वचा से बाहर की तरफ लटके होते हैं। त्वचा की चिप्पी आमतौर पर एक सौम्य स्थिति होती है और इनसे किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। स्किन टैग अपना निश्चित आकार लेने के बाद बढ़ना बंद कर देता है। सामान्य मामलों में त्वचा की चिप्पी से आपकी त्वचा को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, लेकिन यदि ये त्वचा के किसी बड़े हिस्से में हो जाते हैं तो आपको सौंदर्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। और ऐसा खास तौर पर उन मामलों में होता है जब त्वचा की चिप्पी ऐसे क्षेत्र में होती है जो आमतौर पर दिखाई देती है, जैसे कि चेहरा और गर्दन वगैरह। ज्यादातर लोगों में त्वचा की चिप्पी से किसी प्रकार के लक्षण पैदा नहीं होते हैं, लेकिन घर्षण या फिर रगड़ वगैरह खाने से कुछ परेशानियां होने लगती है। यदि आप चिप्पी को पकड़कर खींचने या फिर मरोड़ने वगैरह की कोशिश करते हैं तो कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि दर्द होना या फिर खून के थक्के दिखाई देना। दोस्तों, त्वचा की चिप्पी वैसे देखने में तो त्वचा पर होने वाले मस्से की तरह दिखाई देती है, लेकिन अगर इसका बारीकी से परीक्षण किया जाए तो यह मस्से से पूरी तरह से अलग होती है। त्वचा की चिप्पी का करीब से परीक्षण करने से यह देखने में भी पूरी तरह से अलग दिखाई देती है और इसकी कोशिकाओं की जो घटक है वो भी अलग होते हैं। त्वचा की चिप्पी का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर त्वचा के बढ़े हुए ऊतकों की जांच करते हैं और ज्यादातर मामलों में त्वचा की चिप्पी अपने आप गिर जाती है। हालांकि यदि यह त्वचा के बड़े भाग में हो गई है तो इसको हटाने के लिए सर्जिकल प्रक्रिया की मदद ली जाती है। बहुत ही कम मामलों में त्वचा की चिप्पी को बार बार होते देखा गया है। हालांकि यदि आपकी त्वचा ऊतकों के बढ़ने से संबंधित स्थितियों में काफी संवेदनशील है तो ऐसी स्थिति में आपकी त्वचा के दूसरे हिस्सों में भी त्वचा की चिप्पी जो है वो विकसित होने लग जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि त्वचा की चिप्पी होती क्या है। तो त्वचा की चिप्पी ढीले कोलेजन फाइबर और रक्त वाहिकाओं को ढकने वाली त्वचा से मिलकर बनती है। यह त्वचा एक डंठल या तने से जुड़ी होती जो कि बाहरी त्वचा के ऊपर स्थित होता है। त्वचा की चिप्पी बहुत ही लचीली होती है और आप इसे पकड़कर किसी भी दिशा में हिला सकते हैं और ये आमतौर पर त्वचा के ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती है जहां पर त्वचा आपस में रगड़ खाती है। हालांकि त्वचा की चिप्पी शरीर के अन्य हिस्सों पर भी विकसित हो जाती है, जैसे कि पलकें, स्तनों के नीचे, कांख में, गर्दन और ग्रोइन वगैरह में। त्वचा की चिप्पी का आकार भी कुछ मिलीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है और यहाँ तक कि कुछ मामलों में इसका आकार 2 इंच तक भी हो सकता है। दोस्तों, बात की जाए कि त्वचा की चिप्पी और मस्से में क्या अंतर होता है, तो दोस्तों ये दोनों ही ऊपर से एक ही जैसे दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग त्वचा की चिप्पी को मस्सा समझ लेते हैं, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं। त्वचा की चिप्पी एक सौम्य रूप से बढ़ी हुई कोशिकाएं होती हैं, जबकि मस्से जो है वो HPV नामक वायरस के कारण होते हैं। स्किन टैग और मस्से की अच्छे से पहचान करने के लिए आपको हम कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे कि बात करें चिकनेपन की, तो त्वचा की चिप्पी किनारों पर से काफ़ी चिकने होते हैं, जबकि दूसरी ओर मस्से की कोई एक आकृति नहीं होती, ये अलग अलग आकृति के बन जाते हैं। बात करें दोस्तों कोमलता यानी कि इनकी नरमाई की, तो त्वचा की चिप्पी की ऊपरी त्वचा काफ़ी नरम होती है, जबकि मस्से जो है वो ऊपर से थोड़े कठोर भी हो सकते हैं। इनके ग्रोथ की बात की जाए तो स्किन टैग त्वचा की सिलवटों में या त्वचा के प्रभावित क्षेत्रों में लटके हुए दिखाई देते हैं, जबकि मस्से सपाट होते और हल्के से ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। और फैलाव की बात करें तो त्वचा की चिप्पी संक्रामक नहीं होती है, जबकि मस्से आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं और यदि आपकी त्वचा पर अचानक से ऐसी ग्रोथ बन गई है तो संभावनाएं हैं कि ये मस्से भी हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें त्वचा की चिप्पी के लक्षणों की, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, स्किन टैग एक छोटे से बल्ब की आकृति के होते हैं और त्वचा पर लटके हुए प्रतीत होते हैं। यह डंठल की आकृति में त्वचा से जुड़ी होती है, जो कि इसे अंदरूनी त्वचा से जोड़ती है और इस तक खून और पोषण पहुंचाती है। ज्यादातर मामलों में त्वचा की चिप्पी दर्द रहित होती है और यह अपना निश्चित आकार प्राप्त करने के बाद बढ़ना बंद कर देती है। ये अपनी आकृति, आकार, रंग या बनावट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में त्वचा की चिप्पी होने से दर्द और अन्य परेशानियां होने लग जाती है और खून भी बहने लग जाता है और ऐसा अक्सर कुछ कारणों से होता है, जैसे कि कपड़ों से रगड़ खाना, आभूषणों की रगड़ लगना, शेविंग करने के दौरान ब्लेड वगैरह लगना या फिर खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करना।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा की चिप्पी क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों जब कोशिकाएं त्वचा की सबसे ऊपरी परत में फैलने लग जाती है तो असाधारण रूप से त्वचा के विकसित होने के परिणाम स्वरूप त्वचा की चिप्पी बनने लग जाती है। लगभग 46% से अधिक लोग त्वचा की चिप्पी से ग्रस्त हैं और त्वचा की चिप्पी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि स्किन टैग होने का खतरा बढ़ा देती है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोग, मोटापे से ग्रस्त लोग, अधिक उम्र वाले लोग और गर्भवती महिलाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा की चिप्पी से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों त्वचा की चिप्पी होने से रोकथाम नहीं की जा सकती है। जब कोई स्किन टैग आपकी त्वचा पर विकसित हो जाता है तो यह तब तक त्वचा पर बना रहता है जब तक कि इसे निकालने के लिए इलाज शुरू नहीं हो जाता। दोस्तों बात की जाए कि त्वचा की चिप्पी का निदान कैसे किया जाता है, तो त्वचा के बड़े हुए हिस्से की सामान्य रूप से जांच करके डॉक्टर त्वचा की चिप्पी का परीक्षण कर लेते हैं। त्वचा की चिप्पी कोई हानिकारक समस्या नहीं होती है और इसीलिए इसके लिए कोई लैब टेस्ट या रेडियोग्राफिक टेस्ट नहीं किया जाता। हालांकि यदि आपके शरीर पर कई जगह स्किन टैग बन गए हैं तो डॉक्टर इनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेज सकते हैं। लिए गए सैंपल का हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है, जिसकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि कोशिकाएं कैसे बढ़ रही हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा की चिप्पी का इलाज कैसे किया जाता है। तो इस स्थिति के सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसीलिए त्वचा की चिप्पी को हटाने या फिर उसे कम करने के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। त्वचा की चिप्पी के इलाज में आमतौर पर कुछ तरीकों को शामिल किया जा सकता है, जैसे कि ऑपरेशन की मदद से त्वचा की चिप्पी को निकालना, या फिर क्रायो सर्जरी यानी कि इसमें प्रभावित हिस्से को बर्फ से जमा कर निकाल दिया जाता है, या फिर कॉटराइजेशन यानी कि इस स्थिति में त्वचा की चिप्पी को जलाकर निकाल दिया जाता है। दोस्तों बात की जाए कॉटराइजेशन की यानी कि दागने की, तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोकॉटरी भी कहा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के उपकरण की मदद से प्रभावित हिस्से को जलाकर बाहर निकाल दिया जाता है। पहले इसी प्रक्रिया को हाथ से किया जाता था, लेकिन आजकल वो तरीका पुराना हो गया है। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया की मदद से स्किन टैग जैसी साधारण स्थिति से लेकर कैंसर और गंभीर स्थितियों वाली बढ़ी हुई त्वचा को भी हटाया जाता है। इतना ही नहीं, स्किन टैग या कैंसर को हटाने के बाद निकलने वाले खून को भी इसकी मदद से रोक दिया जाता है। इलेक्ट्रोकॉटरी प्रक्रिया में विद्युत के द्वारा गर्मी पैदा की जाती है और जिसकी मदद से त्वचा की चिप्पी को पूरी तरह से जला दिया जाता है। उसके बाद इसी उपकरण की मदद से घाव को ऊपर से बंद कर दिया जाता है ताकि खून बहने से रोका जाए। इलेक्ट्रोकॉटरी या इलेक्ट्रोसर्जरी उपकरण हाई फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी पैदा करते हैं और जिसे कि इलेक्ट्रोड की मदद से प्रभावित टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है। प्रभावित टिश्यूज में भेजी गई एनर्जी प्रोटीन की संरचना को क्षतिग्रस्त कर देती है और जिसके परिणाम स्वरूप घाव की संरचना भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान घाव को चारों तरफ से ढकने वाली कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इलेक्ट्रोसर्जरी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऑपरेशन में काफ़ी कम समय लगता है और खून वगैरह भी नहीं बहता है। हालांकि यह बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती है और आमतौर पर कई बार इसे करने के लिए मरीज को बेहोश करना पड़ता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया के बाद त्वचा पर स्कार भी पड़ सकते हैं। बात करें दोस्तों क्रायोथेरेपी की, तो क्रायो का मतलब है कोल्ड यानी कि ठंडा। क्रायोथेरेपी प्रक्रिया के दौरान तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका तापमान बर्फ जितना होता है और इस प्रक्रिया की मदद से त्वचा की चिप्पी को उसके डंठल के साथ काट दिया जाता है। त्वचा पर होने वाले स्किन टैग जैसे सामान्य घावों और कैंसर जैसे गंभीर घावों को हटाने के लिए क्रायोथेरेपी से काफ़ी प्रभावी इलाज माना जाता है। क्रायोथेरेपी की मदद से प्रभावित टिश्यूज को नष्ट कर दिया जाता है और जिस क्षेत्र पर इसका इस्तेमाल किया जाता है वहां पर खून की सप्लाई को बंद कर देती है। यह सर्जरी होने के 24 घंटे के भीतर उस क्षेत्र में सूजन, लालिमा और जलन वगैरह हो जाती है। हालांकि जो सूजन है क्रायोथेरेपी के प्रभाव को बढ़ाती है और जिसकी मदद से और अधिक मात्रा में प्रभावित टिश्यू जो है वो नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये छोटी अवधि की प्रक्रिया होती है जो कि 20 मिनट के भीतर हो जाती है और यह प्रक्रिया अस्पताल में एक आम इलाज की तरह की जा सकती है। हालांकि इसको कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। पहले तरीके में इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो त्वचा की चिप्पी पर कुछ बूंदे तरल नाइट्रोजन की डाली जाती है और त्वचा की चिप्पी पर कुछ सेकंड के लिए ही तरल छोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया को हफ्ते में कई बार किया जा सकता है जब तक कि यह पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती। दूसरे तरीके की बात करें तो कुछ डॉक्टर एक छोटी सी नोजल जो कि नॉक जैसा उसका मुंह होता है उसके साथ नाइट्रोजन को प्रभावित क्षेत्र पर स्प्रे करना पसंद करते हैं और स्प्रे करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं जैसे कि डायरेक्ट स्प्रे, पेंट ब्रश स्प्रे और स्पाइरल स्प्रे वगैरह।
त्वचा पर कितनी देर तक स्प्रे किया गया है वह त्वचा की चिप्पी के प्रकार और आकार पर निर्भर करता है। और यह टाइम स्पॉट फ्रीजिंग तकनीक होती है जो कि छोटे और एक ही जगह पर होने वाली त्वचा की चिप्पी के लिए काफ़ी प्रभावी होती है। और यह तकनीक सिर्फ प्रभावित क्षेत्र को ही टारगेट करती है और आसपास की त्वचा को हानि नहीं पहुंचाती है। तीसरा जो तरीका होता है उसमें बात करें तो क्रायोथेरेपी के इस तरीके में क्रायो प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। और यह प्रोब बंदूक जैसे दिखने वाले एक उपकरण से जुड़ा होता है और जिसमें कि तरल नाइट्रोजन होती है और इसमें नाइट्रोजन का एक जेल की तरह उपयोग किया जाता है। क्रायो प्रोब विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां पर डॉक्टर को नाइट्रोजन लगाने के दौरान काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है, जैसे कि पलकों और चेहरे पर होने वाले स्किन टैग। और इस प्रक्रिया के लिए अलग अलग आकार के प्रोब होते हैं जिनको त्वचा के प्रकार और स्किन टैग के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो प्रोब का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह काफ़ी हद तक तरल नाइट्रोजन से होने वाले साइड इफेक्ट को सीमित या फिर कम कर देता है। तो दोस्तों बात की जाए साइड इफेक्ट्स की कि क्या होते हैं, तो हर प्रक्रिया से किसी न किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो होता ही है। इलाज में तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से कुछ अन्य तकलीफें भी हो सकती है, जैसे कि इसमें प्रक्रिया के बाद थोड़ा दर्द हो सकता है और अक्सर जहाँ पर नाइट्रोजन लगाई जाती है वहाँ पर फफूला बन जाता है और फिर नाइट्रोजन को उतारने में दर्द होता है। क्रायोथेरेपी होने के बाद उस जगह में हल्का दर्द हो सकता है और त्वचा के रंग में भी बदलाव होने लग जाता है। नाइट्रोजन से होने वाले इलाज के कारण आपकी त्वचा पर स्कार यानी कि खरोंच जैसे निशान भी बन सकते हैं। हालांकि स्कार बहुत छोटे हैं और इतनी आसानी से दिखाई भी नहीं देते हैं। और जिन लोगों को डायबिटिक फूट अल्सर या डायबिटीज़ और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है उनको त्वचा की चिप्पी के लिए क्रायोथेरेपी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में त्वचा की ऊपरी नसें क्षतिग्रस्त हो जाती है और घाव ठीक होने में भी काफ़ी समय लग सकता है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए सर्जरी से निकलवाने की, तो इस प्रक्रिया में त्वचा की चिप्पी को निकालने के लिए आमतौर पर कैंची और ब्लेड वगैरह जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। और एक सर्जिकल प्रक्रिया से पहले आमतौर पर कई अन्य काम किए जाते हैं, जैसे कि जिस जगह सर्जरी करनी है उसकी सफाई करना और रोगाणु रहित करना वगैरह शामिल है। और इसके बाद उस क्षेत्र को शून्य कर दिया जाता है और त्वचा की चिप्पी को सर्जरी के द्वारा निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता और मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में आधे घंटे से भी कम समय लगता है और इस स्थिति में आमतौर पर त्वचा पर थोड़े स्कार बन जाते हैं। बात करें दोस्तों सेव एक्सीजन की, जैसे कि हम बोलते हैं काट छाट, तो यह प्रक्रिया विशेष रूप से त्वचा पर होने वाले ऐसे घाव के कारण होती है जो कि त्वचा की ऊपरी परत पर बनते हैं, जैसे कि त्वचा की चिप्पी। प्रक्रिया के लिए स्किन टैग से ग्रस्त त्वचा को शून्य कर दिया जाता है और इसमें छोटे और तेज धार वाले जो ब्लेड है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से त्वचा की चिप्पी को डंठल समेत निकाल दिया जाता है। त्वचा की चिप्पी के लिए की गई सर्जरी में टाँके वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है या फिर घाव को कॉटराइजेशन किया जाता है। और बात करें दोस्तों सिंपल सीजर एक्सीजन की, तो इस प्रक्रिया में ब्लेज की जगह पर कैंची का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से बाहर लटकी हुई त्वचा की चिप्पी को निकाल दिया जाता है। सबसे पहले स्किन टैग वाली त्वचा को लोकल एनेस्थेसिया के साथ शून्य कर दिया जाता है और जब त्वचा पूरी तरह से शून्य हो जाती है तो त्वचा की चिप्पी को चिमटी की मदद से खींचकर निकाल दिया जाता है। डंठल के निचले हिस्से को निकालने के लिए छोटी चिमटी का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया में भी त्वचा पर टाँके वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ दवाएं या मलम वगैरह लगाकर बहते खून को रोका जा सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग को रोकने के लिए कॉटराइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और दोस्तों बात की जाए लेज़र एक्सीजन की, तो सर्जरी वगैरह प्रक्रियाओं के मुकाबले लेज़र एक्सीजन में चीरा वगैरह नहीं लगाया जाता या फिर बहुत ही छोटा लगाया जाता है और यह भी एक मामूली सी प्रक्रिया होती है जिसमें कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एब्लेटिव लेजर रीसर्फेसिंग का उपयोग आमतौर पर कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में त्वचा के अंदर रोशनी की लंबी तरंगें छोड़ी जाती है और जिसकी मदद से प्रभावित और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को हटा दिया जाता है। इसके अलावा इसकी मदद से कोलेजन बनने की प्रक्रिया को भी उत्तेजित कर दिया जाता है और सर्जरी के बाद होने वाले घाव को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी में छपे एक आर्टिकल के अनुसार एब्लेटिव लेजर रीसर्फेसिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को गोल्ड स्टैंडर्ड लेजर माना जाता है और यह स्किन टैग को हटाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली लेजर बीम होती है। लेजर एक्सीजन प्रक्रिया से पहले त्वचा की चिप्पी वाले क्षेत्र में शून्य करने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक का समय लग जाता है और इसमें लगने वाला समय
त्वचा के प्रकार और स्किन टैग की गहराई पर निर्भर करता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो लेजर रीसर्फेसिंग से त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और इसका प्रभाव लगभग 1 साल तक रहता है। कुछ प्रकार की दवाएं हैं जो आपकी त्वचा पर पड़ने वाले लेजर के प्रभाव को बदल देती है और इसीलिए यदि आप किसी भी प्रकार की दवा खा रहे हैं, लेजर ट्रीटमेंट शुरू करवाने से पहले डॉक्टर को उनके बारे में जरूर बता दें। और आपको कुछ समय के लिए हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है जो कि आपकी त्वचा के प्रकार पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।